दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट महाविद्याइकोनॉमिक्सस्कूल.com के माध्यम से इन तमाम कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको हमारे कोर्स में 10,000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही रहेंगे और इनकी पीडीएफ नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हिंदी में, और इसमें अब हम आपको क्वेश्चन जो सॉल्व कराने वाले हैं वो उपभोग फलन, गुणक फलन और इसके अलावा त्वरक, इन सबसे मिलाकर हम आपको अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 101 देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इफ एमपीसी 0.5 यानी कि एमपीसी की वैल्यू 0.5 दी हुई है एंड द मल्टीप्लायर जो है वो के गिवन है, तो आपको एमपीसी की वैल्यू जो है 0.5 होने पर के की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, आपको क्या करना है, एमपीसी का फार्मूला याद रखना है, सॉरी मल्टीप्लायर का फार्मूला रखना है याद, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और जब आप इस फार्मूले को पुट करोगे यानी कि 1 को डिवाइड कर दोगे 1 माइनस एमपीसी यानी कि 0.5 से, तो ये बचेगा 0.5 और ये आंसर आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो डी आपका बिल्कुल ठीक बैठता है। 102 पर आ जाते हैं। 102 भी सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला है, बस आपका क्वेश्चन की वैल्यू लैंग्वेज चेंज कर दी है, जिसमें आपको एमसीपी 0.475 दी हुई है और गुणक का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये वाला फार्मूला पुट करोगे और इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लिखना कैसे, आपको लिखना है 102 का जो भी आपको आंसर सटीक लगता है, ए लगता है या बी लगता है या सी लगता है या डी लिखता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, जिससे कि हमें पता रहे कि आपको न्यूमेरिकल आ भी रहे या नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आप ही को उसका आंसर बताना है, जिसमें हमें एमपीसी की वैल्यू दी हुई है 0.8 और के का मूल्य क्या होगा मैं भी आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका सबसे सही आंसर क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एमपीसी की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू आपको पता करनी है और इसका आंसर क्या रहेगा वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आपको भी कमेंट बॉक्स में लिख के ही बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे इसलिए मैंने आपको नहीं कराए, यहां से मैं आपको कराता हूं। 104 क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरक गुणांक व्यक्त किया जाता है। देखिए त्वरक क्या है, त्वरक का फार्मूला आपको याद रखना है। त्वरक का जो फार्मूला है उसका मतलब होता है, त्वरक का फार्मूला है कि अगर आप निवेश में वृद्धि करने से आय में कितनी वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि करने से सॉरी उपभोग में कितनी वृद्धि होती है, यानी कि आय में वृद्धि से, दोबारा बोल रहता हूं शुरू से, निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग में होने वाली वृद्धि, ये जो निवेश है ये प्रेरित निवेश है। तो निवेश में वृद्धि होने से उपभोग में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं त्वरक, और उपभोग में वृद्धि होने से आय में वृद्धि जो होती है उसको बोलते हैं गुणक। तो ये गुणक नहीं है, ये त्वरक है। त्वरक गुणांक व्यक्त किया जाता है किस रूप में, इस रूप में। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो बैठेगा सी। 105वें क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपको बताना है कि रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया। देखिए रोजगार गुणक की बात करें तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन कहां ने किया था। रोजगार गुणक बेसिकली ये बताता है कि रोजगार में वृद्धि होने से हमारे आय में क्या परिवर्तन होगा। तो रोजगार गुणक का जो फार्मूला है उसका प्रतिपादन किया था के आर काहन ने, और ये दोस्तों हमने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसका है के एफ काहन, ठीक है जी। तो इसका जो आपको आंसर लिखना है वो लिखना है सी। कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 106 कह रहा है कि रोजगार में प्रारंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है। यानी कि यही हमारा रोजगार सिद्धांत है। रोजगार में मैं आपको दोबारा से बता देता हूं ये वृद्धि क्या कहती है कि रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि होने पर, रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि होने पर देखिए रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होने से उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ने से मांग बढ़ेगी और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए रोजगार बढ़ेगा।
और रोजगार जब बढ़ेगा तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी, यानी कि रोजगार में प्रारंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि का प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। यह कहलाता है रोजगार गुणक, और इस रोजगार गुणक का प्रतिपादन किया था आरएफ काहन के द्वारा। तो इसका जो आपको आंसर है 106 का जो आपको आंसर लिखना है वो लिखना है बी। 107 पे आ जाते हैं। 107 और 108 एक साथ हम समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सीलरेटर थ्योरी। एक्सीलरेटर थ्योरी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको एक्सीलरेटर थ्योरी पढ़ाई हुई है, अपनी वीडियो कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने आपको बताया है कि क्लार्क का संबंध है, अल्फा टीएन का संबंध है, और सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र है उसमें त्वरक का यूज किया गया है। लेकिन किंज ने कहीं पे भी त्वरक की बात नहीं की, यानी कि त्वरक सिद्धांत से किंज बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान है। तो देखिए किंज का तो आप पहले ही हटा सकते हो, इसके अलावा मार्शल का भी कोई योगदान नहीं है, हिक्स का भी कोई योगदान नहीं है। क्लार्क द्वारा इसको विकसित किया गया था, इसलिए क्लार्क का इसमें रोल है। अफ्टायन ने इसको डेवलप किया और क्लार्क ने इसको विकसित किया, तो यह बात आपको याद रखनी है। 109 पे हम आ जाते हैं दोस्तों। 109 कह रहा है कि व्यापार चक्र गुणक और त्वरक की परस्पर क्रियाओं के कारण सृजित होता है, यानी कि व्यापार चक्र जो होता है वो गुणक और त्वरक की परस्पर क्रियाओं के द्वारा होता है। यह विचार था सैमुअल्सन का। अगर आप सैमुअल्सन का विचार समझोगे, सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र सिद्धांत है, व्यापार चक्र वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जब आप देखिए मैंने आपको बताया व्यापार, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले पूरी तरीके से कवर कर लीजिए, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। व्यापार चक्र का जो किंज मॉडल है वो गुणक त्वरक का यूज नहीं करता, वो तो बेसिकली निवेश के आधार पर व्यापार चक्र किस तरीके से आते हैं। हार्टे का जो व्यापार चक्र है वो मौद्रिक सिद्धांत है, यानी कि मौद्रिक कारणों से व्यापार चक्र आता है। सुम्पीटर का जो व्यापार चक्र है वो ये बेसिकली बताने की कोशिश करता है कि नवप्रवर्तन की वजह से व्यापार चक्र आता है। सैमुअल्सन ने ही अपने व्यापार चक्र में गुणक और त्वरक का संयुक्त प्रयोग करके त्वरक के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से व्यापार चक्र आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 109 का सी। 1010 पे आ जाते हैं दोस्तों। 1010 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश गुणक के लिए सही है। निवेश गुणक के लिए क्या सही है ये आपको चूज करना है, यानी कि 110 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से किसको आप बिल्कुल सही मानोगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यह उपभोग में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है। गलत है, ये तो फार्मूला ही गलत है। यह बचत में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है, यह भी फार्मूला गलत है। यह उपभोग में परिवर्तन का बचत में परिवर्तन से अनुपात है, यह फार्मूला भी गलत है। यह आय में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन का अनुपात है, तो यह वाला आपका सही है। यह आपसे हरियाणा पीजीटी 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। 101 पे आ जाते हैं, 111 पे सॉरी। 111वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुणक यदि के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इनमें से कौन सा फार्मूला सही है। भाई देखो आपको अगर फार्मूले तो याद रखना ही चाहिए, और के की फार्मूला है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और के इक्वल टू 1/MPS। ये तीन फार्मूले हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये वाला फार्मूला गलत है, ये वाला फार्मूला गलत है, ये वाला फार्मूला गलत है, ये वाला फार्मूला सही है। यानी कि इसको के गुणक को इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो। तो व्यक्त करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाते हैं दोस्तों। 112वां क्वेश्चन कह रहा है कि निवेश गुणक का यह अनुपात, निवेश गुणक का वह अनुपात है, निवेश गुणक वह अनुपात है। देखिए सवाल बिल्कुल वही है जो आपको आंसर मुझे बताना है। फार्मूले में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यह आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच अनुपात बताता है। यह आय में वृद्धि और नए उपभोग के बीच अनुपात को बताता है, वृद्धि के बीच पाया जाता है। यह आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि के बीच पाया जाता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि 112वें क्वेश्चन में आपको जो सबसे सटीक आंसर है वो ये वाला है, यानी कि निवेश गुणक बीच संबंध है, अनुपात है किसका, आय में वृद्धि का और निवेश में वृद्धि का। यानी कि निवेश में जो वृद्धि करते हो उससे आय में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं निवेश गुणक। तो इसका आंसर आप दोस्तों कर सकते हो। 113वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
113वां क्वेश्चन कह रहा है कि निवेश गुणक व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? निवेश का आय से अनुपात। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। निवेश का आय से अनुपात, आय का निवेश से अनुपात, निवेश में वृद्धि का आय में वृद्धि से अनुपात, और आय में वृद्धि का निवेश में वृद्धि से अनुपात। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो डी है, यहां लिखा भी है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। 114वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 114वां क्वेश्चन में एक सूत्र बताया हुआ है, ये वाला। आपको बताना है कि ये सूत्र किसका है। तो ये सूत्र गुणक का है या त्वरक का है? तो बच्चों एमपीसी का तो ये फार्मूला नहीं है, निवेश का भी नहीं है, त्वरक का भी नहीं है। तो ये फार्मूला किसका है? गुणक का। तो बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है, अगर आपका एक बार आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया और आप अपने नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं। बाकी का आप एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, जितने मैक्सिमम हो सके उतने एमसीक्यू क्वेश्चन करिएगा, ताकि आपको अगर कोई कंसेप्ट में कोई फ्लो रह जाता है, कोई फॉल्स रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से पूरी हो सके। अगला कह रहा है गुणक क्या होता है? गुणक का फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो 1/MPC ये वाला फार्मूला गलत है, 1/MPS ये फार्मूला सही है, 1/MPS ये वाला फार्मूला गलत है, और 1/1 - MPS ये वाला फार्मूला भी गलत है। इसका मतलब इसका सबसे सटीक फार्मूला है ये वाला। तो अगर आपको फार्मूले याद हैं इसके, तो आप आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 116 पे हम आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गुणक के रिसाव के रूप में जाना जाता है? देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो बचत है, आयात है, इसके अलावा जो कर हैं, ये सारे के सारे हमारे रिसाव हैं, क्योंकि इससे जो जीडीपी का लेवल है वो गिरेगा, या तरलता अधिमान है। ये सारे के सारे रिसाव है। तो बचत के लिए उच्च सीमांत प्रवृत्ति, ये रिसाव है, बिल्कुल ठीक बात है। आयात की उच्चतर प्रवृत्ति, ये भी रिसाव है। उपरोक्त में से दोनों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल चुनाव सही किया जाएगा, क्योंकि बचत और आयात दोनों के दोनों रिसाव हैं। और अगर अधिक बचत या अधिक आयात की जाती है तो जीडीपी में इतनी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि एक तरीके से जितनी वृद्धि हो सकती थी उतनी से कम वृद्धि होगी। तो ये एक तरीके का रिसाव है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं। 117 कह रहा है कि त्वरक निवेश मांग को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? त्वरक निवेश मांग को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? 117 क्वेश्चन है। बेसिकली दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये वाला है, ये वाला। इस तरीके से इसे व्यक्त करते हैं दोस्तों। ये वाला हमने आपको ऑलरेडी इक्वेशन डेरिवेट करके अपने क्वेश्चंस में सिखाई हुई है। आप जरूर एक बार वहां पे जाके डिटेल देख लें, क्योंकि बड़ी डेरिवेशन है, इसलिए हम आप यहां पे नहीं करा रहे हैं। 118 विदेशी व्यापार गुणक का मान अधिक होगा। विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। विदेशी व्यापार गुणक को हम KF लिख देते हैं, और इसका फार्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 1/MP MPS प्लस MPM, ये इसका फार्मूला है। तो एक बार फार्मूला लिखने के बाद हम समझते हैं कि विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है। निर्यातों में वृद्धि होती है, गुणक का मान अधिक कब होगा? जब निर्यात में वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक बात है। जब निर्यात में वृद्धि होगी तो गुणक का मूल्य अधिक। घरेलू वस्तुओं के उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। MPC अगर अधिक होगा तो MPS कम होगा। बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होने पर यह कम होगा। आयात की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होने पर यह कम होगा। वस्तुओं के उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, और इसमें तो हमारे को निर्यात शामिल करना है। इसलिए 118वें का एक क्वेश्चन ही सबसे सटीक बैठता है, क्योंकि जब निर्यात में वृद्धि होगी तो विदेशी व्यापार गुणक अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली हमें समझना। हालांकि ये ऑप्शन में भी थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि ये ऑप्शन भी सही है एक तरीके से, ये दो तो गलत हैं, क्योंकि MPC जब अधिक होगी तो MPS कम होगी, और जब MPS कम होगी तो
जो हमारा गुणक है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर चुनाव ही करना है तो ये ऑप्शन हम चुन सकते हैं 118वें का ए। 119वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। त्वरक किससे संबंधित है? त्वरक का संबंध मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्वायत्त निवेश से नहीं होता। त्वरक का संबंध होता है प्रेरित निवेश से, यानी कि प्रेरित निवेश की वजह से उपभोग में जो वृद्धि हुई वही त्वरक कहलाता है। 120वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। त्वरक का मान हमेशा एक होता है, गुणक का मान हमेशा एक होता है। गुणक का मान हमेशा एक हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, हो भी सकता है। गुणक का मान एक होगा, लेकिन किस परिस्थिति में? देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब संतुलित बजट गुणक होगा, यानी कि जब डेल्टा वाई और डेल्टा जी और डेल्टा टी बराबर बराबर होंगे, तो जो बजट मल्टीप्लायर है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, उसका आंसर एक आएगा। हम ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से भी समझ चुके हैं, इससे पहले हमने एमसीक्यू किया उसके माध्यम से भी समझ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि डेल्टा जी और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी का फार्मूला होता है सी ऑब्लिक 1 माइनस बी, और उसका फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी का माइनस सी 1 माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 1 ऑब्लिक, मतलब एक तरीके से इसको अगर हम एड अप कर दें, जोड़ दें, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। कॉमन लेके इसका आंसर 1 निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं, इसलिए तो एक के बराबर बराबर आता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार गुणक किसके बराबर होगा? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। फार्मूला हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो 121वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो बैठेगा डी। विदेशी व्यापार गुणक का समीकरण क्या है? आपको यह बताना है कि इसमें से विदेशी व्यापार गुणक का जो फार्मूला है वो क्या है। दोस्तों हम ऑलरेडी अपनी वीडियो के माध्यम से और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला होता है कि एफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन 1 एम पी एस प्लस एम पी एम। तो एम पी एम यहां रहा है, एम पी एम एस ये रहा, 1 ये रहा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही सबसे सटीक आंसर बैठता है। 123 पे आ जाते हैं। यदि एमपीएस 0.3 है और एमपीएम 0.2 है, बिल्कुल ठीक बात है, तब निर्यात में 1000 करोड़ की वृद्धि करने से राष्ट्रीय आय में, विदेशी व्यापार में कितनी वृद्धि होगी? देखिए यहां पे हम फार्मूला पुट करके दिखाते हैं आपको। यहां पे मैं आपको फार्मूला पुट करके दिखाता हूं। हमारा फार्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स हमें 1000 दे रखा है, इक्वल टू 1 ऑब्लिक एमपीएम प्लस एमपीएस, जो कि 0.5 आ गया। तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 123वें का एक टॉपिक जो है वो बिल्कुल ठीक बैठता है। 124वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुणक की कींजन अवधारणा के प्रभाव को व्यक्त करता है। मतलब आपको यह समझाना है कि गुणक का जो प्रभाव है वो किस पे बताता है? गुणक का कींजन अवधारणा आय के प्रभाव को व्यक्त करता है, या बचत के प्रभाव को व्यक्त करता है, या उपभोग के प्रभाव करता है। तो आय पर निवेश के प्रभाव को व्यक्त करता है, आय पर निवेश के प्रभाव को व्यक्त करता है। बचत पर उपभोग के बिल्कुल गलत है, उपभोग पर निवेश के गलत है, उपभोग पर आय के गलत है, कीमतों पर निवेश के गलत है। केवल एक ही सही है, वो है आय पर निवेश के। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम इस वीडियो में माध्यम से आपको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित उपभोग फलन में आय गुणक का मूल्य 4 कब होगा। देखिए मैं आपको छोड़ देता हूं इस क्वेश्चन के साथ। ये जो है ना, ये वाला, ये एमपीसी है, ये एमपीसी है, ये एमपीसी है। तो आपको इन चारों क्वेश्चनों को मैं वैल्यू पुट करके बताना है, ये वाला फॉर्मूला पुट करके, कि किस स्थिति में इसका मान जो है वो 0.7, इसका मान 4 रहेगा। दोस्तों मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताओगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।